हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 17 फॉर मॉड्यूल कोड M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ स्प्रेडशीट्स। ठीक है, पिछले 2 क्लासेस में हमने स्प्रेडशीट का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बात करते हैं यूजिंग ऑटोफिल के बारे में। ठीक है, सो देखिए, ऑटोफिल ऑटोमेटिकली जनरेट्स अ डेटा सीरीज बेस्ड ऑन अ डिफाइंड पैटर्न। ठीक है, तो ऑटोफिल नाम से ही क्लियर है। ऑटोफिल का मतलब क्या होता है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी डेटा की सीरीज को जनरेट करता है बेस्ड ऑन डिफाइंड पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 1 देखिए, ऑन अ शीट क्लिक इन अ सेल एंड टाइप अ नंबर। सपोज आपने शीट में किसी भी एक सेल पर आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया, ठीक है, क्लिक किया और उसके बाद आपने यहाँ पे नंबर टाइप करा। लेट सपोज हमने 9 नंबर टाइप कर दिया। ठीक है, क्लिक इन अनदर सेल एंड देन क्लिक बैक इन द सेल वेयर यू टाइप्ड द नंबर। उसके बाद आप किसी भी दूसरे सेल में क्लिक करिए। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद वापस से आप उसी सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपने नंबर को टाइप किया था। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे बॉटम में राइट कॉर्नर में एक फिल हैंडल दिखाई देगा। ठीक है, तो आप माउस से उस फिल हैंडल को ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, सो जितने भी सेल्स आप चाहते हो फिल हो जाए उतने तक आप माउस से ड्रैग करके लेके आएंगे फिल हैंडल को। तो सपोज मैं चाहती हूँ कि इसके नीचे के 2 सेल और अपने आप से फिल हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे जो फिल हैंडल होता है इस साइड में होता है, उसे ड्रैग करके नीचे लेके आऊँगी यहाँ पे और यहाँ पे आके मैं छोड़ दूँगी उसे। ठीक है, तो आप चाहो तो कितने भी नंबर ऑफ सेल्स तक ड्रैग करके ले जा सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप रिलीज़ करोगे तो आप देखोगे कि जो आपके सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो गए हैं डेटा के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपके नंबर्स आ जाएंगे। कैसे, 9 के बाद आता है 10, 10 के बाद आता है 11। ठीक है, तो क्योंकि मैंने फिल हैंडल को यहीं तक ड्रैग किया था तो यहीं तक ही नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आगे करती तो 12, 13, 14 सो ऑन आ जाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने डिफाइंड पैटर्न को पहचान लिया। इसने देखा कि जो हमने लिखा है सेल के अंदर वो एक नंबर है। ठीक है, तो 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, तो ऑटोफिल अपने आप ये चीज़ पहचान लेता है कि नंबर है या स्ट्रिंग है या फिर क्या है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को जनरेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा की सीरीज जनरेट हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑटोफिल काम करता है। मतलब आपने सिर्फ एक ही सेल में एंट्री करी थी, उसके बाद आपने फिल हैंडल की मदद से ड्रैग किया माउस के साथ, तो वो सारे सेल्स जो आपने ड्रैग में लाए थे उन सब सेल्स में अपने आप ऑटोमेटिकली नंबर या फिर आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द सेल्स आर फिल्ड विद असेंडिंग नंबर्स। टू क्विकली क्रिएट अ लिस्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज एंटर मंडे इन अ सेल एंड ड्रैग द फिल हैंडल। ठीक है, अब मान लो आप चाहते हो कि आपने पहले सेल में लिख दिया मंडे। ठीक है, मंडे लिख दिया आपने, इसके बाद यहाँ पे फिल हैंडल आ गया। ठीक है, आप किसी और सेल पे क्लिक करो और फिर वापस से इस सेल पे आओ और इस फिल हैंडल को आप ड्रैग करो। ठीक है, तो अगर आप 7 तक ड्रैग करोगे, 7 सेल्स तक, तो वहाँ पे आप देख पाओगे, आपको दिखाई देगा मंडे के बाद ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। ऐसे ही आपका संडे तक सारे डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, चाहे आप नंबर डालो या आप करेक्टर्स डालो, वो अपने आप ये चीज़ फाइंड कर लेता है कि क्या पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑटोफिल। होल्ड डाउन कंट्रोल इफ़ यू डू नॉट वांट टू फिल द सेल्स विद डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो, देखो अगर आप चाहते हो कि सारी वैल्यूज सेम ही आ जाए, ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि मंडे के बाद सारे कॉलम में, सारे सेल्स में मंडे 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 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल को प्रेस करना है। अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो हर एक सेल में जो भी आपने ड्रैग करके सिलेक्ट किए हैं उन सारे सेल में वही सेम वैल्यू आ जाएगी जो आपके पहले सेल में आपने एंटर करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे आ रहा है, तो वहाँ पे मंडे 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 ही आएगा। ठीक है,
आई होप सो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आपको सिर्फ कमेंट वहाँ पे पोस्ट करना है, आई विल रिप्लाई देयर, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ यू सेलेक्ट 2 और मोर एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट का मतलब होता है एक के साथ में एक और, मतलब बाजू वाले, ठीक है, ऐसे बोल दो आप। तो साथ वाले जो होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो इफ़ यू सेलेक्ट 2 और मोर एडजेसेंट सेल दैट कंटेन डिफरेंट नंबर्स एंड ड्रैग द रिमेनिंग सेल्स आर फिल्ड विद द अर्थमेटिक पैटर्न दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द नंबर, ठीक है। अब मान लो आपने क्या किया, 2 या 2 से ज़्यादा बाजू वाले सेल्स को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, जिनमें अलग अलग नंबर फिल हो रखे थे, ठीक है। उसके बाद आपने माउस की हेल्प से ड्रैग करना स्टार्ट किया और ड्रैग करके आपने रिमेनिंग सेल्स तक लेके चले गए, ठीक है, जितने भी सेल्स तक आप एंट्री चाहते हो। तो क्या हो जाएगा उस केस में, क्या होगा, अब क्या है आपके पास 2 से 3 सेल्स है मान लो, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट आपके नंबर्स है। तो उस केस में जो आपके बाकी सेल्स जो आपने ड्रैग करे हैं उनमें क्या एंट्री आएगी वो डिपेंड करेगा अर्थमेटिक पैटर्न पे जो कि आपके इन नंबर में रिकॉग्नाइज हुआ है, ठीक है। लेट सपोज आपके पास 3 सेल्स थे, सारे एडजेसेंट थे, मतलब सारे एक के साथ एक थे, बाजू वाले सेल्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 12 था, ठीक है, ये चीज़ थी यहाँ पे। अब आपने क्या किया, इन तीनों को एक साथ किया सेलेक्ट और ड्रैग करके आप यहाँ तक ले आए। लेट सपोज ये आपकी फर्स्ट रो हो गई और ये आपकी हो गई सेकेंड रो, ठीक है। आपने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, यहाँ पे लाके आपने छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया माउस को। तो अब देखोगे आपकी यहाँ पे क्या वैल्यू आई है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगा कि इन नंबर्स में क्या पैटर्न रिकॉग्नाइज किया है ऑटो फिल ने, ठीक है। तो लेट सपोज आपको पता है 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 9 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। क्यों आएगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों नंबर्स के बीच में 4 का गैप है और इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 का गैप है। तो इस तरीके से इसने एंट्री यहाँ पे कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, द ऑटोफिल फंक्शन ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज कस्टमाइज्ड लिस्ट दैट आर डिफाइंड अंडर, ठीक है। तो ऑटोफिल फंक्शन कस्टमाइज्ड लिस्ट को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। तो वहाँ वो कहाँ डिफाइन होती है, लिब्रे ऑफिस में, प्रेफरेंस टूल्स में, ऑप्शंस में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, सॉर्ट लिस्ट में, ठीक है। यू कैन डबल क्लिक द फिल हैंडल टू ऑटोमेटिकली फिल ऑल द एम्प्टी कॉलम्स ऑफ द करेंट डेटा ब्लॉक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिल हैंडल पे डबल क्लिक करेंगे जिससे कि क्या हो जाएगा, सारे ऑटोमेटिकली जो आपके कॉलम्स एम्प्टी थे वो अपने आप करंट डेटा ब्लॉक से फिल हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंटर जैन इनटू A1, आपने A1 में जैन को एंटर करवाया, ठीक है। उसके बाद आपने फिल हैंडल को ड्रैग किया A12 तक टू गेट द 12 मंथ इन द फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 में आ गया जैन, फिर A2 में आ जाएगा क्या, फेब्रवरी, A3 में मार्च, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो A12 तक आपका दिसंबर एंट्री हो जाएगी। नाउ एंटर सम वैल्यूज इनटू B1 एंड C1, आपने B1 और C1 में वैल्यू डाल दी कुछ भी, ठीक है। सेलेक्ट किया इन दोनों सेल्स को और डबल क्लिक किया फिल हैंडल पर। दिस फिल्स ऑटोमेटिकली द डेटा ब्लॉक B1 से C12 तक, ठीक है। तो ये आपका B1 है मान लो, ये आपका B1 वाला सेल है और ये आपका C1 वाला सेल है, ठीक है। आपने इन दोनों में कुछ कुछ एंट्री कर दी और इनको सेलेक्ट किया, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे B12 है और C12 है, यहाँ तक आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी बेस्ड ऑन द अर्थमेटिक पैटर्न जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज होगा इन दोनों नंबर्स के बीच में, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो बात करते हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के बारे में, ठीक है। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग क्या होती है ये समझते हैं। व्हेन वर्किंग विद डेटा इन अ स्प्रेडशीट वी ऑफन नीड टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज द डेटा फॉर बेटर व्यूइंग एंड फाइंडिंग, ठीक है। तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग एक यूज़र जब करता है जब उसे डेटा को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है या ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें डेटा में कुछ फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम सॉर्टिंग या फिल्टरिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है।
Furthermore, we can use calc as a simple database tool and ask simple questions in order to extract useful information from our data. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैल्क में बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने डेटाबेस में से जो आपने क्रिएट किया है कैल्क में, उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो. लेट्स सपोज मैं निकालना चाहती हूँ उस स्टूडेंट का नाम जिसने सारे सब्जेक्ट्स में 95 से ऊपर नंबर सिक्योर करे हैं, तो मैं ये निकाल सकती हूँ. ठीक है, ऐसे डेटाबेस टूल्स होते हैं कैल्क में जिससे हम एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन जो हमारे काम की है वो निकाल सकते हैं. ठीक है, दिस इज डन यूजिंग द सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग टूल्स. तो वो टूल्स कौन से हैं आपके, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग टूल्स. सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इन कैल्क कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द सॉर्ट एंड फिल्टर सेक्शन इन स्टैंडर्ड टूल बार. तो स्टैंडर्ड टूल बार में आपको सॉर्ट एंड फिल्टर सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका सॉर्ट एंड फिल्टर सेक्शन है स्टैंडर्ड टूल बार में. सबसे पहला आपका सॉर्ट का ऑप्शन है. ठीक है, उसके बाद आपका है सॉर्ट असेंडिंग का, फिर है सॉर्ट डिसेंडिंग का, और फिर है आपका ऑटो फिल्टर का. ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सॉर्टिंग की. अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक करके इन सारे ऑप्शंस को चेक करने वाले हैं. ठीक है, सॉर्टिंग करेंगे पहले, फिर सॉर्ट असेंडिंग देखेंगे, फिर सॉर्ट डिसेंडिंग, उसके बाद ऑटो फिल्टर. ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉर्टिंग क्या होता है. सॉर्टिंग विद इन कैल्क अरेंजेस द सेल्स इन अ शीट यूजिंग द सॉर्ट क्राइटेरिया दैट यू हैव स्पेसिफाइड. ठीक है, तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, जो कैल्क में आपके जो सेल्स हैं, ठीक है, उसमें जो भी डेटा है उसे सॉर्ट करना उस क्राइटेरिया पे जो आपने स्पेसिफाई किया है. ठीक है, जो आपने स्पेसिफाई किया है वो क्राइटेरिया होता है, उसी के ऊपर आपके जो सेल्स है उसका डेटा अरेंज हो जाता है. ठीक है, सेवरल क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड एंड अ सॉर्ट अप्लाइज ईच क्राइटेरिया कॉन्सिक्वेंटिवली. ठीक है, तो आप एक साथ एक से ज़्यादा क्राइटेरिया को भी सेट कर सकते हो. ठीक है, सॉर्टिंग इज़ यूजफुल व्हेन यू ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन टू अ स्प्रेडशीट. ठीक है, तो सॉर्टिंग सबसे ज़्यादा काम में कब आती है, जब आप नया इन्फॉर्मेशन डालते हो अपनी स्प्रेडशीट के अंदर. व्हेन अ स्प्रेडशीट इज़ लॉन्ग इट इज़ यूजुअली ईजियर टू ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ द शीट. ठीक है, अगर आपकी स्प्रेडशीट बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारी एंट्रीज है, और अगर आपको उस टाइम पर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप बॉटम ऑफ द शीट में ऐड कर सकते हो रादर देन एडिंग रोज इन देयर करेक्ट प्लेस. ठीक है, आफ्टर यू हैव एडेड इंफॉर्मेशन यू कैन देन सॉर्ट द रिकॉर्ड्स टू अपडेट द स्प्रेडशीट. मतलब देखो इसका क्या है, लेट सपोज कि एक स्टूडेंट है. ठीक है, उसका नाम स्टार्ट होता है ए से. ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई ऐसी स्प्रेडशीट है जिसमें मेरे क्लास के सारे बच्चों के नाम हैं, उनके फादर के नाम है, उनके रोल नंबर्स हैं, उनके फ़ोन नंबर है, ठीक है, और उनका एड्रेस है. अब कोई नया बच्चा मेरी क्लास में एडमिशन लेता है और उसका नाम होता है ए से. लेट्स सपोज अमन वर्मा उसका नाम है. ठीक है, तो अमन वर्मा उसका नाम है. अब मेरे पास जो डेटाबेस बना हुआ है उसके अंदर ए से लेके जेड तक के बच्चों के नाम है. अब उस बच्चे ने एंड में एडमिशन लिया है तो उसका जो नाम आएगा वो जेड वाले सारे बच्चों के नाम के बाद एंटर होगा. ठीक है, अमन वर्मा मैंने यहाँ पे एंटर करवा दिया. ठीक है, अमन वर्मा लिख दिया, उसके फादर का नाम लिख दिया, उसका रोल नंबर यहाँ पे आ गया. लेट्स सपोज 51 स्टूडेंट है ये, इसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ यहाँ आ गया. लेकिन अब जब मुझे वापस से चेक करना है तो मैं चाहती हूँ कि सारे ए वाले जो बच्चे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट है वो पहले आए, फिर बी वाले, फिर सी वाले. तो उसके बाद मैं यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी न्यू डेटा की, तब मैं सॉर्ट लगा दूंगी. तो क्या हो जाएगा, मेरी स्प्रेडशीट अपडेट हो जाएगी और जितने भी नाम ए से स्टार्ट होते हैं वो सबसे पहले मुझे दिखाई देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं कैल्क में. ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो. एग्जाम में अगर एग्जाम्पल आता है तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं क्विक सॉर्ट असेंडिंग. ठीक है, क्विक सॉर्ट असेंडिंग कैसे होती है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको कॉलम को सॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे. To quickly sort a column in ascending order, select any cell inside the column. ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक सेल को सेलेक्ट करना है किसी भी कॉलम के अंदर. तो देखो मैंने ये वाली सेल जिसमें लिखा हुआ है पेरू, इसे कर लिया सेलेक्ट. ठीक है, आई होप सो आपको ये फिगर दिख रही होगी. ठीक है, ये पिक्चर दिख रही होगी.
तो यहाँ पे देखो ये मेरी स्प्रेडशीट है और यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर सेल को जिस पे रेड कलर की एरो है इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, क्लिक द दिस ऑप्शन, ये क्या है आपका सॉर्ट असेंडिंग बटन, ठीक है। तो सॉर्ट असेंडिंग बटन पे आपने क्लिक किया, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे सॉर्टिंग हो गई असेंडिंग ऑर्डर में। देखो प्रीवियसली एक बार हम देखते हैं क्या था, इस ये वाला जो कॉलम है ना जहाँ पे हमने इस सेल को कराया सेलेक्ट, ये आपका कंट्री का कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री है अलग अलग सारी, ठीक है। तो रशिया है, स्पेन है, चाइना है, पेरू है, लेकिन यहाँ पे ना कोई भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है। पहले आर है, फिर एस है, फिर सी है, फिर पी है, फिर सी है, कोई भी ऑर्डर नहीं है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस पर्टिकुलर सेल को किया सेलेक्ट और उसके बाद मैंने सॉर्ट असेंडिंग बटन को चूज़ करा स्टैंडर्ड टूल बार में से, तो देखो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे हो गई सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में। पहले सारी कंट्री सी वाली आएंगी, ठीक है, उसके बाद जी वाली आएंगी, फिर एच वाली, फिर आई, फिर जे, फिर पी। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसमें ये सारे अरेंज हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्विक सॉर्ट असेंडिंग काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्विक सॉर्ट डिसेंडिंग की, ठीक है। तो रिपीट द प्रीवियस स्टेप यूजिंग दिस सॉर्ट डिसेंडिंग बटन। तो यहाँ भी सेम करेंगे, पहले हमने इस पर्टिकुलर सेल को चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने इस वाले बटन पे सिलेक्शन किया सॉर्ट डिसेंडिंग बटन। देखो एग्जाम में आपको बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लिखना यूजिंग द सॉर्ट डिसेंडिंग बटन। ये बटन मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें याद हो जाए, ताकि प्रैक्टिकल में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है, और आप अच्छे से समझ पाओ इस चीज़ को, इसलिए मैं बटन्स को भी दिखाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो आपने क्या किया, इस वाले जी कॉलम में आपने इस सेल को किया सेलेक्ट और उसके बाद आपने सॉर्ट डिसेंडिंग बटन को चूज़ किया। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ आपके डेटा अरेंज हो गए इसी कॉलम के सारे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 70 है, फिर 67, 65, 58, 58 ऐसे हो गए, ठीक है। 18 तक आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने डेटा को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो हाउ क्विक सॉर्ट वर्क्स। क्विक सॉर्ट वर्क कैसे करता है, इन क्विक सॉर्टिंग कैल्क ऑटोमेटिकली डिस्कवर्स द डेटा टू बी सॉर्टेड, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट क्या करता है, अपने आप डिस्कवर करता है किस डेटा को सॉर्ट करना है, recognizes the first row as a header row and does not include this row in the sorting, ठीक है। तो वो ये चीज़ रिकॉग्नाइज करता है जो पहली आपकी रो है, जैसे कि यहाँ पे एज है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, इधर देखो, यहाँ पे देखो कंट्री है, ठीक है, कंट्री है ना, ये भी तो स्टार्ट है सी से, लेकिन ये आपका एक हेडर है तो वो इसे इंक्लूड नहीं करेगा सॉर्टिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ क्विक सॉर्ट अपने आप डिस्कवर करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। एक्सटेंड्स द सॉर्टिंग टू अदर कॉलम्स, उसके बाद वो अदर कॉलम में भी सॉर्टिंग को एक्सटेंड कर देता है। तो इस तरीके से अपने आप ही इन चीज़ों को डिस्कवर कर लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं द सॉर्ट विंडो के बारे में। For advanced sorting, you must use the sort command that brings the sort window. अगर आपको कुछ एडवांस सॉर्टिंग करनी है अपने शीट के साथ, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो किसका, सॉर्ट कमांड का, जो कि आपके सामने सॉर्ट विंडो को ओपन करेगी, ठीक है। तो यूजिंग दिस कमांड यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल लेवल ऑफ सॉर्टिंग एंड एडवांस्ड ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉर्टिंग के अलग अलग लेवल्स को स्पेसिफाई कर सकते हो और एडवांस्ड ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वी कैन सेट सॉर्टिंग बाय लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड कंट्री। हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सॉर्ट हो जाए लास्ट नेम से, फर्स्ट नेम से और कंट्री से। मतलब लास्ट नेम में सबसे पहले जिसका लास्ट नेम आ रहा है, लेट्स सपोज कि अमन वर्मा में वी से आ रहा था वर्मा, लेकिन अगर कोई शर्मा है तो शर्मा एस है, तो एस क्या होगा, पहले आएगा उससे, ठीक है। तो आप लास्ट नेम से, फर्स्ट नेम से और कंट्री तीनों से ही सॉर्ट करके बताओ डेटा को। तो हम मल्टीपल लेवल ऑफ सॉर्टिंग को लगा सकते हैं यूजिंग सॉर्ट विंडो। क्लियर है। तो देखो इस तरीके से आपकी सॉर्ट विंडो होती है। यहाँ पे देखो सॉर्ट क्राइटेरिया, आप यहाँ पे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सॉर्ट की 1, आपकी की 1 क्या है, की 2 क्या है, की 3 क्या है और की 4 क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा लास्ट नेम। लास्ट नेम मैं चाहती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए,
फर्स्ट नेम में चाहती हूँ असेंडिंग में हो जाए, मैं यहाँ पे डिसेंडिंग भी चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। कंट्री में चाहती हूँ असेंडिंग में हो जाए, और यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। अब क्या करा हमने, ऑप्शनली वी कैन सेट सम मोर ऑप्शंस फॉर द सॉर्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नोट दैट बाय डिफॉल्ट द रेंज कंटेन्स कॉलम लेबल्स, ऑप्शन इज इनेबल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रेंज कंटेन्स कॉलम लेबल्स जो ऑप्शंस है ना, ये आपका बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। दिस मीन्स दैट द फर्स्ट रो कंटेन्स हेडर्स दैट दैट वी डू नॉट वांट टू बी इंक्लूड इन द सॉर्टिंग। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट ऑप्शंस, किन किन चीज़ों को आप यहाँ पे इंक्लूड करना नहीं चाहते। तो रेंज कंटेन्स कॉलम नेम लेबल्स, तो जहाँ पे भी आपके कॉलम के लेबल्स हैं उन्हें आप इंक्लूड करना नहीं चाहते हो सॉर्टिंग में, ठीक है। इंक्लूड फॉर्मेट्स, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अलग से भी ऑप्शंस डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करके ओके कर देंगे, ठीक है। तो आई होप्स आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं फिल्टरिंग की, ठीक है। फिल्टरिंग में क्या होता है, व्हेन अ शीट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली। जब आपकी शीट में ना बहुत सारी एंट्रीज होती है, बहुत सारी रोज होती हैं, तो वहाँ पे आपको कोई इंफॉर्मेशन ढूंढनी है तो वो बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाता है, ठीक है। In that case, filters can be used to narrow down the data in your worksheet, ठीक है। तो वहाँ पे फिल्टर्स बहुत काम में आते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके डेटा को वो नैरो डाउन करके आपका रिक्वायर्ड डेटा निकाल लेता है, ठीक है। In other words, filter helps you to ask question to your data and retrieve the useful information। देखो सॉर्ट में क्या हो रहा था कि हम डेटा को सॉर्ट कर रहे थे एक पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप कोई क्वेश्चन आस्क कर रहे हो अपने डेटा से और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। फिल्टर होके वो डेटा आपके सामने आ गया है, ये होती है आपकी फिल्टरिंग। अब कैल्क प्रोवाइड्स 3 टाइप ऑफ फिल्टरिंग। कैल्क में 3 टाइप ऑफ फिल्टरिंग होती है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी, ठीक है। स्टैंडर्ड फिल्टरिंग, ऑटो फिल्टर और एडवांस्ड फिल्टरिंग, ठीक है। अब स्टैंडर्ड क्या होती है, स्पेसिफाइज द लॉजिकल कंडीशंस टू फिल्टर योर डेटा। आपको डेटा फिल्टर करने के लिए लॉजिकल कंडीशंस को वहाँ पे बताना पड़ेगा, उसी के बाद वो फिल्टरिंग होगी। ऑटो फिल्टर मतलब ऑटोमेटिकली फिल्टर्स द सेलेक्टेड सेल रेंज एंड क्रिएट्स 1 रो लिस्ट बॉक्सेस वेयर यू कैन चूज द आइटम्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले। तो ये ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देता है आपकी सेलेक्टेड सेल रेंज को, उसके बाद ये क्रिएट करता है 1 रो लिस्ट बॉक्सेस, जिसमें आप अपने आइटम्स को चूज करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एडवांस में यूज फिल्टर क्राइटेरिया फ्रॉम स्पेसिफाइड सेल्स, तो यहाँ पे फिल्टर क्राइटेरिया आप सेट करते हो। इन दिस वी विल कवर द ऑटो फिल्टर कमांड, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी ऑटो फिल्टर कमांड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑटो फिल्टर। द ईजिएस्ट वे टू अप्लाई फिल्टर्स इज यूजिंग द ऑटो फिल्टर कमांड। तो फिल्टर को अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका होता है ऑटो फिल्टर कमांड को यूज कर लेना। In order to use this command, your data must be organized in a table format and meet the following criteria। तो अगर आप चाहते हो ऑटो फिल्टर कमांड का यूज़ करना, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका डेटा है ना वो टेबल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज होना चाहिए और जो क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है वो यहाँ पे फॉलो होने चाहिए, उसी के बाद आप ऑटो फिल्टर कमांड का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट रो कंटेन्स कॉलम हेडर। फर्स्ट रो में कॉलम के हेडर होने चाहिए। द हेडर्स डिस्क्राइब द कॉलम कंटेंट, मतलब आपके कॉलम में क्या कंटेंट है, जैसे कि नेम है, एज है, प्रोडक्ट है, ठीक है, रोल नंबर है, एड्रेस है, क्या है। नेक्स्ट देखिए, एवरी रो आफ्टर द फर्स्ट कंटेन्स ओनली डेटा, मतलब पहली रो के बाद जिसमें आपके कॉलम हेडर है उसके बाद हर एक रो में सिर्फ और सिर्फ डेटा होगा। ईच डेटा रो रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड ऑफ योर डेटा टेबल। हर एक डेटा रो आपके टेबल के डेटा को शो करेगा एज अ रिकॉर्ड। ऑल रिकॉर्ड्स मस्ट बी इन सीक्वेंस विद नो एम्प्टी रिकॉर्ड्स इन बिटवीन। सारे रिकॉर्ड सीक्वेंस में होंगे और बीच में कोई भी एम्प्टी रिकॉर्ड्स नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, क्रिएट एन ऑटो फिल्टर, किस तरीके से आप ऑटो फिल्टर क्रिएट करते हो ये देखो। टू क्रिएट एन ऑटो फिल्टर सिंपली क्लिक ऑन दिस
ऑटो फिल्टर बटन। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में आपको दिखाई देगा ऑटो फिल्टर बटन, इस पर क्लिक करके आप ऑटो फिल्टर कमांड को चला सकते हो। अ ड्रॉप डाउन एरो विल अपीयर इन द हेडर सेल फॉर ईच कॉलम। ठीक है, जैसे ही आपने इस बटन पे क्लिक किया आप देख पा रहे हो यहाँ पे हर एक आपका जो कॉलम है, ठीक है, हर एक कॉलम का जो हेडर है ना, वहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ देखो ये रही इस टाइप से। ठीक है, ओके। Applying a filter. Now, to apply a filter, click on a columns drop down arrow to bring the filter window. अब आपको फिल्टर अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जिस भी कॉलम पे आप फिल्टर लगाना चाहते हो उस कॉलम वाले ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, आपके सामने फिल्टर की विंडो खुल जाएगी। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मैंने जेंडर वाले पे क्लिक किया। ठीक है, तो जेंडर वाले पे क्लिक करके यहाँ पे क्या हुआ, फिल्टर विंडो खुल गई। इन दिस विंडो यू कैन सेट फिल्टर क्राइटेरिया। अब यहाँ पे आप फिल्टर क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू शो ओनली द फीमेल पर्सनस वी डीसेलेक्ट द अदर वैल्यूज़। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल पर्सनस दिखाई दे आपके डेटा में और बाकी सारे जो मेल पर्सनस हैं वो सब क्या हो जाए, नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे डीसेलेक्ट कर दोगे अदर वैल्यूज़ को। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि सिर्फ टॉप 10 एंट्रीज आए आपके सामने, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप चाहो तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ओके करोगे यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर वी अप्लाई अ फिल्टर the data in our sheet are updated and the filter drop down arrow is highlighted to indicate the filter existence। ठीक है, जैसे ही हमने ओके किया तो आपका जो फिल्टर था वो क्या हो गया, लग गया और आपकी शीट हो गई अपडेट। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आपके जेंडर कॉलम में सारे फीमेल्स एंट्री ही दिख रही है। ठीक है, एंड द फिल्टर ड्रॉप डाउन एरो इज हाईलाइटेड टू इंडिकेट द फिल्टर एग्जिस्टेंस। और आपकी जो ये एरो थी, ड्रॉप डाउन एरो, ये हाईलाइट हो रही है। इट मीन्स ये बता रही है कि आपने यहाँ पे फिल्टर लगाया है, यहाँ पे फिल्टर की एग्जिस्टेंस है। क्लियर है? We can apply more filters the same way. For example, to show only females from Greece, we add another filter to the country column. ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पे ना और भी फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो आप चाहते हो कि वो फीमेल्स दिखाई दे जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीस से आ रही हैं। ठीक है, वी एड अनदर फिल्टर टू कंट्री कॉलम। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ वो वाली फीमेल्स की एंट्री मिले जो ग्रीस से बिलोंग करती है, तो आप यहाँ पे जो आपका कंट्री वाला जो कॉलम है वहाँ पे फिल्टर में जाके इस ग्रीस को आप चूज़ कर लोगे। ठीक है, ऑल क्लिक द ऑल ऑप्शन टू रिमूव ऑल वैल्यूज़ एंड द सेलेक्ट द कंट्री ग्रीस। ठीक है, तो आपको क्लिक करना है ऑल ऑप्शन में, जिससे कि सारी एंट्रीज जो बाकी की है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और उसके बाद आप ग्रीस कंट्री को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, एक से ज़्यादा कॉलम पर भी लगा सकते हो। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। नाउ द सेकेंड फिल्टर अप्लाइज इन कॉम्बिनेशन विद द फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो पहले फिल्टर के साथ दूसरा फिल्टर भी कॉम्बिनेशन में लग गया। तो यहाँ पे वो सारी फीमेल्स आ रही हैं जो कि ग्रीस कंट्री से बिलोंग करती हैं, और इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज थी वो सब रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फिल्टर के बारे में। फॉर मोर एडवांस्ड फिल्टर्स क्लिक द स्टैंडर्ड फिल्टर ऑप्शन ऑन द फिल्टर ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब आप क्लिक करते हो ना इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन एरो पे, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको और एडवांस्ड फिल्टर ऑप्शंस डालने हैं तो आप इस स्टैंडर्ड फिल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, The standard filter window displays existing filters and allow us to set a new custom filters। तो जो अभी हमने फिल्टर्स लगा रखे हैं वो हमको दिखाई देते हैं इस स्टैंडर्ड फिल्टर विंडो में, और इसके अलावा भी आप खुद से कस्टम फिल्टर्स को सेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सेट अ फिल्टर टू शो ओनली पीपल एज्ड 50 एंड अबव। ठीक है, तो अब मान लो मुझे यहाँ पे एक और फिल्टर ऐड करना है कि सिर्फ वही पीपल दिखाई दे डेटा के अंदर जिनकी एज 50 या 50 से अबव है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने क्या किया, एज को किया सेलेक्ट, उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रेटर देन कंडीशन को क्या चूज़, और यहाँ 50 लिख दिया, मतलब एज ग्रेटर देन 50। तो जिनकी भी एज, ठीक है, जिनकी भी एज 50 से बड़ी है, सिर्फ वो वाली फीमेल्स और जो ग्रीस कंट्री से बिलोंग करती हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे होता है ऑपरेटर, यहाँ पे एंड और एंड। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, देखो आपको जेंडर चाहिए फीमेल और कंट्री चाहिए ग्रीस और एज चाहिए 50, मतलब ये तीनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जेंडर मान लो फीमेल हो गया लेकिन कंट्री कोई और भी चल सकती है, अगर यहाँ पे और होता तो वो कंडीशन लग जाती, लेकिन यहाँ पे एंड है, मतलब फीमेल तो हो, कंट्री ग्रीस भी हो और साथ में 50 एज से ऊपर हो, तभी एंट्री आएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फीमेल है 50 ईयर्स की एज है लेकिन वो बिलोंग करती है इंडिया से, तो उसकी एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। एंड मतलब होता है ये सारी कंडीशंस एक साथ ट्रू होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में जाके कमेंट कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आपको ओके करना होता है एंड में, ठीक है। ओके पे आप क्लिक कर देंगे। तो आई होप सो आप विद द हेल्प ऑफ द स्क्रीनशॉट समझ पाते हो इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड फिल्टर इन जर्नल यू स्पेसिफाई द, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फिल्टर क्रिएट करने के लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है ऑपरेटर। अब यहाँ पे एंड भी हो सकता है और लॉजिकल और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे और लगा देती, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता कि फीमेल जेंडर है, ग्रीस कंट्री है और यहाँ पे और लग गया, मतलब एज 50 से बड़ी है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस केस में, ठीक है। तो ये ट्रू हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे अगर ऐसा आ गया फीमेल है, ग्रीस है और 60 है उसकी एज, तो वो तो आ जाएगी, लेकिन मान लो फीमेल है, ग्रीस और 40 एज है, तो वो भी आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है, ठीक है। एक कंडीशन फॉल्स होती है तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और की कंडीशन में, ठीक है, लेकिन एंड में आपको वही कंडीशन फुलफिल करानी होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज फील्ड नेम। दिस इज द नेम ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो आपको कॉलम का नेम यहाँ पे चूज करना पड़ता है, जो हमने यहाँ पे कर लिया, जैसे कि जेंडर, कंट्री, एज। कंडीशन, अ लॉजिकल कंडीशन, इक्वलिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, गैप करते हो चूज। इसके बाद वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द फिल्टर, किस वैल्यू पे आप फिल्टर लगाना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है सारी एंट्रीज जो आपको यहाँ पे सेट करनी होती है फॉर स्टैंडर्ड फिल्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ बात करते हैं रिमूविंग अ फिल्टर, किस तरीके से आप फिल्टर को रिमूव करोगे। टू रिमूव अ फिल्टर, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एंड इनेबल द ऑप्शन ऑल ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप क्लिक करोगे मतलब ड्रॉप डाउन एरो पे और उसके बाद इनेबल कर दोगे ऑल ऑप्शन को। पहले हमने डिसेबल किया था ऑल ऑप्शन को, अब आपने इनेबल कर दिया। तो इनेबल करने पे क्या हो जाएगा, वापस से जो आपका फिल्टर था वो हट जाएगा और जो डेटा था वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको रिमूव करना है ऑटो फिल्टर, तो क्या करोगे आप, व्हेन ऑटो फिल्टर इज इनेबल्ड द ऑटो फिल्टर बटन इज हाईलाइटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम स्टैंडर्ड फिल्टर की और यहाँ बात कर रहे हैं ऑटो फिल्टर की। तो ऑटो फिल्टर रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, जब आपने ऑटो फिल्टर अप्लाई किया होता है ना, तो आपका जो स्टैंडर्ड टूल बार में ये बटन होता है ना, ऑटो फिल्टर बटन, ये हाईलाइट हो रहा होता है, ठीक है। तो आपको इसे डिसेबल करने के लिए क्लिक करना होगा इस बटन पे, तो उससे क्या हो जाएगा, ऑटो फिल्टर फंक्शन रिमूव हो जाएगा एंड ऑल फिल्टर्स फ्रॉम योर डेटा, ठीक है। तो आपका ऑटो फिल्टर्स फंक्शन भी रिमूव हो जाएगा एंड जितने भी फिल्टर लग गए थे आपके डेटा पे वो सारे फिल्टर्स हट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो ऑटो फिल्टर और फिल्टर को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम, किस तरीके से आप अपने शीट में रोज और कॉलम को फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। फ्रीजिंग locks a number of rows at the top of the spreadsheet or a number of columns on the left of the spreadsheet or both rows or column, ठीक है। तो फ्रीजिंग क्या करता है, लॉक कर देता है नंबर ऑफ रोज को, कहाँ पे, टॉप ऑफ द स्प्रेडशीट में, या फिर अ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्प्रेडशीट, या दोनों को एक साथ ही फ्रीज कर सकते हो आप, ठीक है। देन when moving around within a sheet the cells in frozen rows and columns remain in view, ठीक है।
तो उसके बाद अगर आपने फ्रीज कर दिया, तो अगर आप मान लो शीट में कहीं मूव कर रहे हो, तो जो भी सेल्स फ्रोजन रोज या फ्रोजन कॉलम में होते हैं वो हमेशा व्यू के अंदर आते ही आते हैं, ठीक है। आप कहीं भी मूव करो शीट में, वो वाले तो आपके सेल्स जो फ्रोजन रोज या फ्रोजन कॉलम में वो दिखेंगे ही दिखेंगे आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो फिगर शोज सम फ्रोजन रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक फिगर, यहाँ पे समझाऊंगी मैं आपको फ्रोजन रोज एंड कॉलम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द हेवियर हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन द रो 3 एंड रो 23 and the heavier vertical line between columns F and column Q indicate that row 1 to 3 and columns A to F are frozen, ठीक है। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द फिगर आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पहले देखते हैं फिगर। देखो यहाँ पे क्या है, 3 और 23 के बीच में आपको यहाँ पे हैवियर हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ठीक है। तो ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे क्या है, फ्रोजन रोज है, ठीक है। और यहाँ पे F और Q कॉलम के बीच में आप यहाँ पे हैवियर वर्टिकल लाइन देख पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा ये क्या इंडिकेट कर रही है कि देखो, ये इंडिकेट ये कर रही है, देखो रो 1 से लेके रो 3 तक, ठीक है, और रो ए और कॉलम ए से लेके कॉलम F तक ये आपके क्या है, फ्रोजन हो चुके हैं। मतलब आप अपने माउस की हेल्प से अपनी स्प्रेडशीट में कहीं पर भी मूव करो, आपको ये फ्रोज़न रोज और फ्रोज़न कॉलम हर जगह दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 के बाद हम अपने कर्सर से 23 के आसपास आ चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे ऊपर की साइड 1 2 3 रो दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे क्यू कॉलम है, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पे ABCDEF कॉलम दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ये हो चुके हैं फ्रोज़न। मतलब आप कहीं पर भी अपना व्यू चेंज करो, आप यहाँ पे इनको देख पाओगे, ठीक है। The rows between 3 and 23 and the column between F and Q have been scrolled off the page. तो जो आपकी रोज थी 3 से लेके 23 के बीच में, और जो कॉलम्स हैं F से लेके Q के बीच में, वो क्या हो गए हैं, स्क्रोल्ड ऑफ द पेज हो गए हैं, वो स्क्रोल्ड ऑफ हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ये फिगर फ्रोजन रोज एंड फ्रोजन कॉलम्स के लिए। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग रोज और कॉलम्स। अब किस तरीके से आप रोज और कॉलम को फ्रीज कर सकते हो, ये देखो। क्लिक इनटू द सेल दैट इज इमीडिएटली बिलो द रोज यू वांट टू फ्रीज, ठीक है। तो आपको क्लिक करना है उस सेल में दैट इज इमीडिएटली बिलो द रोज यू वांट टू फ्रीज। जिन रोज को आप फ्रीज करना चाहते हो उसके एकदम इमीडिएटली बिलो वाला सेल आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, एंड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द कॉलम्स यू वांट टू फ्रीज, ठीक है। और जिस भी कॉलम को आप जहाँ तक, मतलब जहाँ से लेके जहाँ तक कॉलम्स को आप फ्रीज करना चाहते हो, उसके राइट में जो कॉलम है वहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक ऑन द फ्रीज रोज एंड कॉलम आइकन इन द मेन टूल बार। उसके बाद आप क्लिक करोगे फ्रीज रोज एंड कॉलम आइकन पे, जो मिलेगा आपको मेन टूल बार में, या फिर आप जाओगे व्यू में मेन्यू बार के अंदर, उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे फ्रीज सेल्स देन फ्रीज रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ पे। अ हैवियर लाइन अपीयर्स बिटवीन द रोज और कॉलम्स इंडिकेटिंग वेयर द फ्रीज हैज़ बीन प्लेस्ड। इसके बाद आपको हैवियर लाइन्स दिखाई देंगी इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ये वाली ये वर्टिकल है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे फ्रीजिंग अप्लाई हो चुकी है रोज और कॉलम पे, ठीक है। अब बात करते हैं अनफ्रीजिंग, किस तरीके से आप अनफ्रीज कर सकते हो रोज और कॉलम्स को। टू अनफ्रीज रोज और कॉलम्स आइदर गो टू व्यू ऑन द मेन्यू बार एंड सेलेक्ट फ्रीज सेल्स, फ्रीज रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। और देखो जिस तरीके से आपने पहले सेलेक्ट किया था फ्रीज सेल पे जाके फ्रीज रोज एंड कॉलम पे, उसी तरीके से आपको अनफ्रीज करने के लिए वापस से जाना है फ्रीज सेल्स और फ्रीज रोज एंड कॉलम पे दोबारा क्लिक करने से वो अनफ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लिक ऑन द फ्रीज एंड रोज कॉलम आइकन इन द मेन टूल बार। तो आप जब दोबारा से क्लिक करोगे ना इसी आइकन पे, तो क्या हो जाएगा, जो हैवियर लाइन्स थी जो इंडिकेट कर रही थी फ्रीजिंग को, वो वापस से डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अनफ्रीजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप सबके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल। सो जो भी स्टूडेंट्स मॉड्यूल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए पेड वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और उनके साथ उन्हें मिलेगा कंप्लीट ई नोट्स, ठीक है।
और यहाँ पे नंबर अवेलेबल है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी पेड नोट्स अवेलेबल है, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। और यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट कीजिए। और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस पर्टिकुलर दिए गए लिंक पे विजिट करेंगे, और ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज आपको एक और वीडियो मिलेगी स्प्रेडशीट की, ठीक है, स्प्रेडशीट की। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, आज ही आएगी वो वीडियो, ठीक है। उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्या, फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे उस वीडियो के अंदर। तो वो आपको इस क्लास के 2-3 घंटे बाद मिल जाएगी। और उसके बाद परसों आपकी, कल या परसों आपकी एक और क्लास आएगी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट को, ठीक है। सो पावर पॉइंट हम विद इन 3 क्लासेस या 4 क्लासेस कंप्लीट करके उसके बाद हम फाइनली स्टार्ट करेंगे अपने जो 4 चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा को, और ऑल द बेस्ट, कीप योर प्रिपरेशन हार्ड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।